Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अब पिछली वीडियो में बच्चों आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी सर्कुलर करंट लूप की सेंटर पे। इस बार आपने निकालने हैं एक्सिस पे एक पॉइंट है वहां पे निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखो मैंने ये डायग्राम कैसे बनाया। आपके पास एक सर्कुलर लूप है इस तरह। अब इसको मैंने ऐसे रखा है इस तरह, ये पहले ऐसे थी, इसको मैंने इस तरह रखा है। तो यहां पे अब 3D डायग्राम तो बन नहीं सकता, तो ये ऐसे पड़ा है बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इसका जो फ्रंट साइड है सर्कुलर लूप का जो फ्रंट साइड है वो मैंने ये डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और जो इसका बैक साइड है पीछे वाला वो मैंने ये डॉटेड लाइन के साथ शो किया। और इस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है a। अब एक्सिस क्या होती है बच्चों? सर्कुलर लूप की एक्सिस होगी द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप, मतलब एक लाइन जो इसके सेंटर से ऐसे पास कर रही है, और इस लाइन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। तो यहां पे ये जो P पॉइंट है जहां आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो पड़ा है इसके एक्सिस के ऊपर। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखना, हमारे पास है बायोट-सावर्त लॉ, उसकी हेल्प से ही आपने ये कैलकुलेट करना है। अब बायोट-सावर्त लॉ जो होता है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड देता है एक छोटे से एलिमेंट की। उसकी डेफिनेशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, छोटे से करंट एलिमेंट के लिए होता है उसका फॉर्मूला। तो वो किसके इक्वल होता है? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। यही थी वेक्टर फॉर्म। तो यहां पे मैंने अब एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये वाला, ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहां पे मैंने कंसीडर किया dl, और यहां से इस p पॉइंट का डिस्टेंस क्या है r। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग इस छोटे से करंट एलिमेंट की इस p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। अब अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो dv कैसे लिखा जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल r साइन थीटा बाय r क्यूब। ये r से एक r कैंसिल हो जाता है तो ऊपर से r गायब और नीचे क्या आ जाता है r स्क्वायर। ये चीज होती है। अब यहां बच्चों जो आपने समझना है, इसकी कंफ्यूजन होगी इस पूरे आर्टिकल में। यहां पे जो चीज आपने समझनी है वो क्या है कि थीटा क्या होगा। थीटा क्या होता था वैसे नॉर्मली? थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, जो उस पॉइंट को ज्वाइन करता था करंट एलिमेंट के साथ, मतलब आर वेक्टर और करंट एलिमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। अब वो कितना होगा उसको ध्यान से समझना। देखो बच्चों ये है आपके पास वही सेम सर्कुलर लूप, इस तरह बड़ी 3D में। यहां पे मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया था, इसके बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया ये वाला। यहां पे तो ये आपको ऐसे दिख रही है ना, डायग्राम में तो आपको ये ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये व्हाइट बोर्ड के साथ ऐसे पड़ी है लूप इस तरह। ठीक है, और छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पे टॉप पे लिया। तो करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है? पीछे से आगे की तरफ, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरह करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन, या मैं बोलूं करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी? ऐसे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट ही होगी ना। तो इसका मतलब करंट एलिमेंट इस मार्कर के साथ शो होगा ऐसे, बिल्कुल इस तरह, यही होगा ना बच्चों। तो इस सर्कुलर लूप में अगर ये ऊपर आपने टॉप पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है, क्योंकि करंट पीछे से आगे आ रहा है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। क्लियर हो गया बच्चों? मतलब आपका करंट एलिमेंट इस बोर्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहां पे वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि 3D नहीं बन पाती, तो इसलिए यहां से समझना ध्यान से कि जो आपका करंट एलिमेंट होगा वो इस तरह होगा, लूप के बिल्कुल टेंजेंट ऐसे। तो लूप के अगर टेंजेंट हुआ तो व्हाइट बोर्ड के साथ क्या होगा? वो परपेंडिकुलर। और आपका आर वेक्टर यहां से यहां तक है, और आर वेक्टर इस बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। आपका जो करंट एलिमेंट है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, और आर वेक्टर यहां पे ऐसे बन रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90। तो इस केस में भी हम बोलेंगे हियर योर आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर है, जो यहां विजिबल नहीं हो रहा, यहां पे देखने में नहीं लग रहा कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि बोर्ड पे 3D इमेज नहीं बन पाती। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं, ये आपकी लूप थी, इस पे छोटा सा एलिमेंट था, इस पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी आपकी तरफ, इस तरह ये मार्कर को जैसे मैंने रखा इसके ऊपर। तो करंट एलिमेंट जो है इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, आपका आर वेक्टर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना है, और ये आपका ऐसे परपेंडिकुलर है। तो व्हाइट बोर्ड के साथ अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ब्लू लाइन के साथ भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा बच्चों, क्योंकि ब्लू लाइन बोर्ड के ऊपर है। क्लियर? तो इसलिए यहां पे आपका थीटा कितना होगा? 90। तो ये बात आपने समझ लेनी है बस।
उसके बाद तो कोई काम बचा ही नहीं, तो साइन थीटा हो गया आपका साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो इस छोटे से पीस के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये डीबी की डायरेक्शन क्या होगी ये भी सीख लो। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि डीबी की डायरेक्शन कहां से निकलती थी? आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इनकी डायरेक्शन से निकलती थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ए क्रॉस बी दोनों के ही क्या आता है? परपेंडिकुलर। ये पता लग रहा है तो थोड़ा सा +1 के एग्जांपल लेते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होता है? के कैप के। आई क्या शो करता है? एक्स एक्सिस को, जे क्या शो करता है? वाई एक्सिस को, और के क्या शो करता है? जेड एक्सिस को। तो आई और जे आपस में परपेंडिकुलर है, और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया के, वो आई के भी परपेंडिकुलर होता है और जे के भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो टर्म आएगी उसकी डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स के क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्योंकि डीबी वेक्टर की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहां से निकलती है? आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर होगा और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी इन दोनों के परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी। अब क्योंकि मैंने तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है और यहां पे तो कौन आ रहा है? सिर्फ आर वेक्टर ही आ रहा है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर बना देता हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? देखो यहां पे ध्यान से, ये बनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर दिस बनी ना परपेंडिकुलर। यहां पे देखो ये 90 डिग्री का। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई इस छोटे से करंट एलिमेंट की, उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट बच्चों? क्योंकि आइडियल करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर थे, तो इनसे निकली मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पे अब करंट एलिमेंट तो आ नहीं रहा था, कौन आ रहा था? पोजीशन वेक्टर, इसलिए मैंने इसके परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है बच्चों? अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूं कि यहां पे ये एंगल है बच्चों फाई, हमने बोल दिया कि ये एंगल लेट कर लो फाई, तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अब कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा। तो इसका कंपोनेंट कैसे आएगा? देखो, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। अब कंपोनेंट तो तभी निकलेंगे जब आपको एंगल पता होगा, क्योंकि एंगल वाली साइड क्या जाता है? कॉस कंपोनेंट, और दूसरी साइड क्या जाता है? साइन कंपोनेंट। क्लियर हुई बात? तो अब एंगल कैसे निकालोगे, ये सबसे पहली चीज। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये लाइन जो है बिल्कुल ये वाली लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये यहां पे कितना एंगल बना रहा है? पूरे के साथ 90 का एंगल बना रहा है, जिसमें से ये कितना है? 5। तो बचा एंगल ये कितना हुआ? 90 माइनस 5। ध्यान से समझो, ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी डॉटेड लाइन जो मैंने ऊपर की तरफ बनाई, इसका ये वाली लाइन के साथ कितना एंगल होगा? 90, जिसमें से इतना एंगल हमने लेट किया क्या है? 5। तो ऊपर वाला कितना हुआ? 90 माइनस 5। क्लियर? अब देखो, ये ब्लू लाइन और ये वाली जो लाइन है दिस वन जो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ये भी आपस में क्या थी? हमने बोला था ना, ये दोनों क्या है आपस में? परपेंडिकुलर। तो अगर ये अब परपेंडिकुलर है बच्चों, तो ये 90 माइनस 5 है, तो ये कितना होगा बच्चों? टोटल 90 है, जिसमें से ये है 90 माइनस 5। अगर मैं बोलूं कि ये x है तो प्लस x, तो 90 माइनस 5 प्लस x किसके इक्वल होगा? 90 के, जिसमें से 90 90 कैंसिल हो गया, x किसके इक्वल आ गया? 5 के। मतलब ये एंगल कितना आ गया आपका? 5। क्लियर हो बच्चों? तो थोड़ा सा एंगल में प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला? सबसे पहले कि ये वाला एंगल 5 है, इसको इरेज कर देता हूं, ये डॉटेड बना दिया मैंने। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूं। ये एंगल 5 था, ये पूरा 90 है, ये 5 है, तो ये कितना आ गया आपका? 90 माइनस 5। अब ये ब्लू कलर वाली लाइन और ये ऊपर ब्लैक कलर वाली लाइन, ये दोनों 90 है। तो अगर ये 90 माइनस 5 है, तो टोटल 90 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा, तभी 90 माइनस 5 प्लस 5 कितना आएगा? 90 आएगा ना। तो हमें पता लग गया अब कि हमारा ये वाला एंगल भी कितना है? 5। तो अगर ये एंगल 5 है, तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा? इस तरफ आपका कंपोनेंट जाएगा db cos 5, और इस तरफ कंपोनेंट जाएगा db sin 5। तो अब रिजॉल्व हो गई मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट्स में। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, अगर मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट, बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक सेम लेंथ का करंट एलिमेंट लूं,
अगर इसकी लेंथ dl है तो यहां पे भी मैंने एक करंट एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी है dl, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी क्योंकि यहां पे करंट इधर जा रहा था, यहां पे करंट इधर जा रहा था, तो इसमें करंट की डायरेक्शन अगर मैंने बोली थी बाहर की तरफ है, क्योंकि पड़ी तो लूप ऐसे थी ना आपकी तरफ ऐसे, तो इसमें अगर डायरेक्शन बाहर की तरफ थी तो जब नीचे होगा तो करंट ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, तो उसमें करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, है ना। तो इसके कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी उसका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो यही आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा इस केस में भी 90 होगा क्योंकि वो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर थी, इस केस में करंट एलिमेंट अंदर की तरफ परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो इस केस में भी 90 ही आना है। लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, आपका जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक है, मतलब अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा आपका आर ही होगा, तो सब कुछ सेम है। तो इस करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड भी इस पी पॉइंट पे क्या आएगी, बिल्कुल सेम। पर डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस एलिमेंट की, उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर इस तरफ था तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो परपेंडिकुलर इस तरफ होगी। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये परपेंडिकुलर इस तरफ थी, ये इसके परपेंडिकुलर इस तरफ आई, अगर ये एंगल फाई है तो ये भी कितना होगा फाई, ये भी रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट्स में, एक इधर जाएगा कंपोनेंट और एक इधर जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। अगर ये फाई है तो वही सेम प्रॉपर्टी से ये भी एंगल कितना आ जाएगा आपका फाई, है ना। जैसे ये फाई था तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल के साथ फाई एंगल पे आई, अगर ये फाई है तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल के साथ फाई एंगल पे आएगी, तो इसके भी कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट आएगा dB cos फाई और एक कंपोनेंट आएगा dB sin फाई। अब dB cos फाई एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट है, एक नीचे की तरफ कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इस पूरी लूप में क्या होगा, हर बार एक एलिमेंट के ऑपोजिट दूसरा एलिमेंट आएगा और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कॉज वाले कंपोनेंट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो हम यहां पे लिखेंगे ईच टाइम द कॉज कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैंसल आउट due to diametrically opposite current elements। है ना, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेंगे कौन से कंपोनेंट, सिर्फ तो सभी के साइन फाई वाले कंपोनेंट इस तरफ जाएंगे, कॉस फाई ऑपोजिट आएगा, साइन फाई सारे इस तरफ आ जाएंगे, तो सभी के साइन फाई वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक्सियल पॉइंट पे तो वो कैसे निकलेगी, साइन फाई वाले कंपोनेंट की इंटीग्रेशन करके, क्योंकि वही ऐड होंगे। अब छोटे छोटे पीसीस के साइन कंपोनेंट वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐड करने की जगह हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पे बस ये सीखना था बच्चों, सेंटर वाला बहुत इजी होता है, यहां पे कंपोनेंट करके उसकी इंटीग्रेशन होती है। यहां पे अगर सीधी इंटीग्रेशन कर दोगे तो आप तो cos फाई वाला कंपोनेंट भी ऐड कर रहे हो, जबकि cos फाई वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहे हैं। इसीलिए पहले मुझे बताना पड़ा, यहां पे शो करना पड़ा कि cos फाई वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कौन सा, sin फाई वाला। सभी के sin फाई वाले कंपोनेंट इस तरफ जाएंगे तो सभी के sin फाई वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इसलिए टोटल कैसे निकलेगा, सभी के sin फाई वाले कंपोनेंट की इंटीग्रेशन करके। ठीक है, तो अब करते हैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो बच्चों अब आपने करनी है इंटीग्रेशन dp sin फाई की, वही होगी आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो उसके लिए देखो यहाँ पे dp की वैल्यू फिल कर दी, क्या थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय r स्क्वायर, साथ में ये sin फाई आ गया। अब क्योंकि बच्चों ये फाई एंगल मैंने खुद अज्यूम किया था, ये फाई एंगल गिवन नहीं था, तो sin फाई में आंसर नहीं आ सकता। अब मुझे sin फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल लूंगा, ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और ये यहां तक, मतलब ये वाला एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें ये एंगल फाई है, इसके सामने कितनी साइड है, बेस कितना है b, हाइपोटेन्यूज कितना है r। अब साइन फाई क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर a, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका r। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहां पे आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल r स्क्वायर a बाय r। ठीक है, तो अब म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, नीचे आर क्यूब भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, तो अब म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब,
अब डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी, अगर आप छोटे छोटे पीसीस को, करंट एलिमेंट्स जो आपने सर्कुलर लूप में लिए सभी को ऐड कर दो तो वो टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप आ जाएगी। और टोटल लेंथ कैसे निकलती है किसी भी सर्कल की, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई इनटू रेडियस। अब एक चीज जो और ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्टार डाल रहा हूं कि ये स्टेप ध्यान देना है स्टेप को, कि जो आपका रेडियस है इस आर्टिकल में वो क्या है, ए, तो यहाँ पे ए आएगा, आर नहीं आएगा। बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे कि जल्दी जल्दी में रेडियस आर लिख देते हैं, जबकि रेडियस तो ए है, आर तो हमारा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था। तो ये पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो बढ़ते अब आगे, आपके पास आ गया म्यू नॉट आई, ये 2 के साथ यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई a into a स्क्वायर, नीचे आ गया 2r³। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अब बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन होता है, रेडियस गिवन होता है लूप का, और पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस गिवन होता है, ये डिस्टेंस नहीं गिवन होता। तो नाउ आई वांट कि मेरे इस फॉर्मूले में से r गायब हो जाए और r की जगह क्या आ जाए, a एंड d। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो r क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे r का क्यूब है ना, ये आया r का स्क्वायर, तो क्यूब कैसे निकलेगा, देखो उसके लिए ध्यान देना, यहां से r स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये चीज थी। यहां से r कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर था तो उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट मतलब हाफ पावर। अब क्यूब कर दो, r क्यूब इज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3/2। तो r क्यूब की जगह ये वैल्यू फिल कर दो, b एक्सियल इज म्यू नॉट आई a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। So this is the formula with the help of which हम क्या निकाल लेंगे, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। और एक चीज और बच्चों, जो आपकी डायरेक्शन आई है यहाँ पे, सभी के कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो सभी जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो किसके कारण आई थी, साइन फाई कंपोनेंट्स के कारण आई थी। तो सारे ही साइन फाई कंपोनेंट इस तरफ हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी टोटल आपकी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आप क्या यूज करते हो, आई कैप। तो अगर आपने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो वो क्या बन जाएगी, बी वेक्टर इज म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आई कैप। तो साथ में मैंने क्या लगा दिया, सिर्फ एक आई कैप, जिससे पता लग गया कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वहीं अगर बच्चों करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती, यहां पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, अगर डायरेक्शन आगे से पीछे की तरफ जाती ना, तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती। इस केस में बाहर की तरफ है, तो उस केस में अंदर की तरफ आ जाती। तो अब डायरेक्शन याद तो रहेगी नहीं आपको, तो उसके लिए भी एक आपको रूल दे दिया, कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो जन्मांतरों से ये रूल पढ़ के आए हो आप, राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे यूज करना है उसके लिए देखो, इस केस में क्या था कि आपका जो करंट था वो पीछे से आगे आ रहा था, ऐसे था ना सर्कल इस तरह, और करंट पीछे से आगे आ रहा था। तो अगेन सर्कुलर लूप में फिंगर्स काम करेंगी करंट की डायरेक्शन की, और थंब काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का। तो आपका जो करंट है बच्चों वो पीछे से ऐसे आ रहा था, ऐसे इस तरह आ रहा था ना, ऐसे देखो पीछे से आ रहा था। तो थंब किधर है, इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पे आई वो किस तरफ आई, उस तरफ ही। करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ गई। वहीं अगर करंट बच्चे आगे से पीछे आता, इस तरह होता, तो फिर क्या आता आपकी डायरेक्शन, देखो थंब जो है अब मेरी तरफ है, मतलब अब पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो डायरेक्शन के लिए घबराना नहीं है आप लोगों ने, डायरेक्शन के लिए यू हैव राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पे लिख देता हूं कि डायरेक्शन के लिए यू हैव राइट हैंड थंब रूल, जिसमें आपकी फिंगर्स जो है, फिंगर्स किसकी डायरेक्शन देंगे, करंट की, और थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसकी हेल्प से आप अब सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे भी निकाल सकते हो और किसी एक्सियल पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, दोनों के लिए रूल आपका क्या है सेम। अब बच्चों अगर यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ये तो सिंगल टर्न के लिए पी पॉइंट पे निकली, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इस तरह सर्कुलर लूप के, फिर अगर आपको पी पॉइंट पे मैं बोलता बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करते हैं, सिंपल, एक टर्न के लिए यहां पे ये चीज आई, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो आप क्या कर देते, इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स,
फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक्सियल पे वो आएगी म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर, साथ में n लिख दिया, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये ध्यान देना अब कि न्यूमेरिकल में अगर उसने बोल दिया कि 10 टर्न्स हैं 20 टर्न्स हैं तो फॉर्मूले में n लेना है, सिंगल टर्न है तो n नहीं लेना। डायरेक्शन के लिए अब सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन के लिए आपके पास राइट हैंड थंब रूल होगा। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके तब मैं आपको ये रूल्स अप्लाई करके और अच्छे से सिखा दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ ये जानो कि रूल कौन सा यूज होना है, राइट हैंड थंब रूल। अगली वीडियो में हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे अच्छे वाले, तो आपको वहां पे रूल अप्लाई करना और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। केस 1 इज एट द सेंटर ऑफ लूप आपने अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको ना पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कई बार कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, हेंस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। हेंस वर्ड लिखा होता है, उसका मतलब है कि इसी डेरिवेशन से जो आपने पी पॉइंट वाली निकाली है एक्सियल वाली, उसी से अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताओ। तो आपने वहां पे सेंटर वाली डेरिवेशन नहीं करनी, इसी डेरिवेशन से सेंटर का रिजल्ट निकालना है। वो कैसे, देखो आपने अभी निकाला कि एक्सियल पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2। वैसे आपको पता है कि सेंटर पे होती कितनी है, उसका आर्टिकल हमने सेपरेट किया था, तो म्यू नॉट 2 आई बाय ए ये होता है उसका फॉर्मूला। वैसे आई बाय आर होता था, आर होता क्या है बेसिकली रेडियस, तो इस केस में रेडियस ए है, तो आंसर क्या आएगा म्यू नॉट 2 आई बाय ए, है ना। तो ये डिराइव करना है यहां से। अब अगर आप चाहते हो बच्चों की ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर पे आ जाए, तो वो कैसे पॉसिबल, अगर आपका डी क्या हो जाए 0, अगर डी 0 हो जाएगा तो ये पी पॉइंट पिचक के यहां पे पहुंच जाएगा, क्योंकि डी 0 है तो आप सेंटर पे पहुंच जाओगे। तो सेंटर के लिए बस बेसिकली करना क्या है कि इस केस में आप डी को क्या कर दोगे 0। जैसे ही आप डी को 0 करोगे तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे निकलेगी, म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर, इस फॉर्मूले में डी को 0 कर दिया, ए स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा आपका 0, ऊपर आ गया 3/2, तो म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर, नीचे ए क्यूब, ये स्क्वायर के साथ क्यूब पावर कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए। तो आ गया ना वही रिजल्ट बच्चों। तो ये ध्यान देना कि कभी भी ऐसे डेरिवेशन में लिख दिया कि हेंस फाइंड, तो आपने यहाँ पे लास्ट में ये केस उनको करके दिखा। इज इट क्लियर बच्चों। इसका सेकंड केस है बच्चों कि इफ ए इज इक्वल टू डी हो जाए, मतलब उसने ऐसे बोल दिया कि जो आपका पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस जो डी है वो रेडियस के इक्वल आ जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, कई बार इसी की डेरिवेशन आ जाती है। तो डेरिवेशन में पहले यहां तक करना, उसके बाद केस लिख देना, ठीक है। तो क्या है केस कि अगर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए, तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर पावर 3/2, तो म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर, ये बन गया आपका 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, अब दोनों की सेपरेट हो जाएगी पावर, तो 2 की पावर 3/2, ए की पावर स्क्वायर थी तो उसकी भी पावर 3/2 हो गई। तो इसको ध्यान से आगे देखना आप, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय, देखो ये 2 की पावर 1 है, जो ये वाला 2 था, इसकी पावर 3/2, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 5/2, तो 2 की पावर 5/2, और यहां पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा ए क्यूब, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो कितना आंसर म्यू नॉट आई बाय 2 की पावर 5/2 ए। ठीक है। तो ये केस भी कई बार आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको उसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए, यहां तक निकालना है रिजल्ट, उसके बाद ये स्पेशल केस कर देना। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट स्पेशल केस की तरफ। लास्ट स्पेशल केसेस, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पे लाइंग फार अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब अब आपका ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर से बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब इस केस में आपका जो डी होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये ए से बहुत बड़ा होगा, तभी बहुत दूर होगा वो पॉइंट। तो यहां पे बस आपने क्या करना है, आप फॉर्मूला क्या होता है आपका, म्यू नॉट बाय 2 आई ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये था फॉर्मूला। अब क्योंकि बच्चों आपका डी ए से बहुत बड़ा है, तो
तो उसमें अगर आप ए स्क्वायर ऐड करोगे भी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी खुद ही बहुत क्या है, बड़ा है, तो उसका स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, और उसमें अगर आप छोटा सा नंबर ऐड भी करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, बेसिकली इसमें ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि डी बहुत ही बड़ा है। तो कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने, अब ए स्क्वायर को यहां से निगलेक्ट कर दिया, जो प्लस हो रहा है, तो ये डी स्क्वायर की पावर के लिए क्या आ गई, 3/2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि निगलेक्ट ए स्क्वायर इन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें से क्या कर दो, आप निगलेक्ट कर दो, प्लस वाली टर्म में इसको निगलेक्ट कर दो, क्योंकि डी बहुत बड़ा है। तो क्या बन जाएगा, अब ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर डी की पावर 3। तो ये इस केस का आंसर होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब लास्ट देखो यहां पे, अगर आपको वो बोले कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, या बोल दूं मैं एक्सियल डिस्टेंस की, यहां पे आपका सेंटर, तो मतलब सेंटर से जैसे ही आप इस साइड जाओगे आगे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी वो बताना है ग्राफिकली। तो आप खुद देखो बच्चों, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो थी म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए, ये चीज थी। वहीं उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बच्चों वो थी म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो आप जितना बच्चे दूर जाओगे ना, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, और एक्सिस पे जैसे जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि सेंटर पे मैक्सिमम, और अगर आप दूर जाते जाओगे सेंटर से तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। सेंटर से उधर जाओ चाहे सेंटर से इधर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों तरफ कम होनी है। तो ये ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए आप ऐसे बना देना, दोनों तरफ सिमेट्रिकल हो ये ग्राफ, तो ऐसे बना देना, ठीक है, कि सेंटर पे मैक्सिमम होगी, और आप एक्सिस की तरफ चाहे लेफ्ट की तरफ मूव कर जाओ चाहे राइट की तरफ मूव कर जाओ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या होनी है, कम ही होनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपको कोई बोले ड्रॉ करो सर्कुलर लूप की, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वो कैसे होगी, देखो अगर एक सर्कुलर लूप ऐसे बड़ा है ना, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि अगर वो है आपका इस तरह डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसमें, तो देखो इस तरह करंट फ्लो कर रहा है तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप में से बाहर आएगी, देन क्रॉस करके दोबारा उसमें पीछे चले जाएगी। मतलब कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बाहर निकलेगी देन पीछे चले जाएगी, बाहर निकलेगी देन पीछे से अंदर आ जाएगी। तो इस तरह होगी, क्लोज लूप बनती है। यहां से भी क्या होगी, बाहर निकलेगी देन पीछे से फिर अंदर आ जाएगी, ऐसे बाहर निकलेगी पीछे से फिर अंदर आ जाएगी, और बीच वाली लाइंस भी ऐसी, ठीक है, पीछे से अंदर आने की कोशिश करेगी। तो ये बेसिक सी चीजें, कोई पूछेगा नहीं आपसे, तो मैंने बस ऐसी करवा दी आपको कि सर्कुलर लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करनी है बच्चों, तो कैसे होगी, पहले तो आप राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देखना कि अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। तो अगर तो करंट ऐसे हुआ इस तरह क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो कैसे बनेगी, डायरेक्शन अंदर जाएगी और यहां से टर्न करके बाहर वापस आ जाएगी। छोटी छोटी ऐसे अंदर जाएंगी बाहर आ जाएंगी, तो यहाँ छोटी छोटी बनेंगी, यहाँ बड़ी बड़ी लूप्स बनेंगी उसकी, ठीक है। और वहीं अगर बात करें एंटी क्लॉकवाइज हुई इस तरफ, तो क्या आएगा, बाहर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, घूम के ऐसे पीछे जाके फिर अंदर चले जाएगी, उस तरफ भी ऐसे बाहर आएगी, घूम के ऐसे पीछे जाके अंदर चले जाएंगी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कोई पूछता नहीं है पर वैसे बता दिया कि आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये आर्टिकल समझ लग गया होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस होती हैं इसके सीबीएसई या बोर्ड्स एग्जाम में आने की, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।